बजट को लेकर अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई। काफी संतुष्ट इस अंतरिम बजट से प्रधानमंत्री, जो वो कह रहे हैं कि आगे के स्वर्णिम भविष्य की संकल्पना को साकार करने का एक ब्यौरा प्रस्तुत किया गया और जब पूर्ण बजट पेश किया जाएगा तो उसमें काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हमारे साथ पैनल में मौजूद गेस्ट हैं, कुछ बदलाव हुआ है उनसे आपका परिचय करा दे। जय यादव जी आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता मनीष बैरियार जी, आपका स्वागत है। और कांग्रेस से सुमन कुमार मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो एजय जी, पिछले मेहमानों से हमारी बातचीत हो रही थी, उज्ज्वला योजना पर काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। आप उस समय एक प्रतिक्रिया देने को उत्सुक थी, तो पहले आपसे ही शुरू करते हैं और फिर अपने दोनों मेहमानों के पास चलेंगे। बीजेपी की जो उज्ज्वला योजना थी, जो पिछले लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले ये लोग किए थे, वो तो सिर्फ एक आधी कहानी थी। महिलाओं को गैस चूल्हा सिलेंडर एक सब्सिडाइज रेट में मिला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ गए, 1200 हो गए। जो गैस के ओनर्स हैं उनको प्रॉफिट पहुंचाने की कोशिश की जाने लगी। महिलाओं को क्या उसी रेट में गैस सिलेंडर्स मिल रहा था? उसके बाद फिर महिलाएं लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल करने लगी। और आज अगर आप महिलाओं से पूछे तो वो लोग भी रो रही हैं कि इतना महंगा गैस सिलेंडर हो गया। तो चुनाव के पहले का ये लोग का मैनिफेस्टो मैं नहीं कह सकती हूँ, एक स्ट्रैटेजी था ताकि महिलाओं का वोट लिया जा सके। आप उसके बाद आप महिलाओं से लगता है ये लोग कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं किया। अगर मिलते तो वो महिलाएं कलप रही थी कि एक तो इतना महंगा है, आदत हम लोग को लगा दिया गया सिलेंडर पे बनाने का, और अब इतना महंगा कर दिया गया कि अब हम लोग को वापस लकड़ी पे बनाना पड़ रहा है। हम लोग को आमदनी नहीं है, कहाँ से इतना पैसा हम लोग लगा पाएंगे? चलिए, इन तो ये तो आरोपों पूरी पर स्टोरी है। मनीष जी, इन आरोपों पर साथ साथ बजट पर आप किस तरह की प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो बजट है, भारत सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 9-10 सालों से जो सरकार काम कर रही है, उसी विजन को आगे बढ़ाने का ये एक, आप बोल सकते हैं कि वो कंटिन्यूटी में है। प्रधानमंत्री जी ने 4 चीज़ों पर निर्मला सीतारमण जी के थ्रू ये बातें कही। एक तो उन्होंने जो नारा दिया है वो ज्ञान का नारा दिया है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये 4 बातों पे बहुत उन्होंने इस पूरे अगर बजट को अगर आप अच्छे से देखें तो आपको ये 4 बातों पर एक एक चीज़ों पर मैं थोड़ा गौर करके आपको बताना चाहूँगा। जैसे गरीब के लिए, तो गरीब के लिए आप देखिएगा बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो पहले से चल रही हैं, चाहे वो जनधन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की जो आवासीय योजना हो, और गैस कनेक्शन के बारे में भी बात कर रही थी हमारी साथी। तो आप देखिए, इस गैस कनेक्शन को, आप जो योजना है इसको आप आइसोलेशन में ना लें। भारत सरकार ने सब लोगों को, गरीब लोगों के लिए खासकर, अभी देखिए आप वित्त मंत्री ने अभी घोषणा की है कि करीब करीब 1 से 2 करोड़ आवास बनाया जाएगा। और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो गरीब के लिए और इवन मिडिल क्लास के लिए जो है एक आवासीय योजना बना है। तो आप देखिए, किसानों के लिए जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो किसके पास जा रहा है? वो गरीब के पास जा रहा है। तो अगर इन सब चीज़ों का ध्यान दें तो सिर्फ किसी एक चीज़ को अलग से देखना, मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। सारी की सारी जितनी भी ये योजनाएं हैं, अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं अन्नदाता, तो किसानों के लिए आप देख लीजिए कम से कम 8-10 ऐसे योजना है जो डायरेक्ट लाभ देता है किसानों को। इस बार आशा दीदी को भी आयुष्मान भारत में लाया गया। तो इस पर क्या हमारे जितने भी साथी हैं जो सबसे नीचे तबके के, क्या उनको सुविधा नहीं होगा? तो आप देखिए, उनके लिए, नारी शक्ति के लिए तो इतनी सारी चीज़ें इस बजट में दी गई हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा दीपक जी। जैसे आप देखिए, पीएम किसान सम्मान योजना है, इसमें करीब करीब 12 करोड़ किसानों के लिए सुविधा की बात रखी गई है। और इसीलिए पूरे देश में और बिहार में भी आप देखेंगे, किसानों में किसी तरह की परेशानी नहीं है, डिस्ट्रेस नहीं है, और ये बहुत ही सक्सेसफुल योजना है। लेकिन आमदनी दोगुनी करने की बात हुई थी मनीष जी। चलिए, हम फिर से आपके पास लौटेंगे। सुमन जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुमन जी, इस बजट को कैसे देख रहे हैं? दीपक जी, ये जो बजट पेश किया गया है बेहद निराशाजनक है, और बहुत ज़्यादा आशा हिंदुस्तान की जनता मोदी जी से करती भी नहीं है
लेकिन मोदी जी जिस तरीके से जब पहली बार सत्ता में आए थे और उन्होंने जिस तरीके से बड़े लोक लुभावन जो है उन्होंने देश की जनता से वायदे किए थे, 15 लाख महंगाई हटाएंगे, रोजगार देंगे, तो वहाँ की छली हुई जनता है। लेकिन इस बार लोगों को थोड़ा विश्वास होता रहा था दीपक जी, कारण क्या है कि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में लोगों को उम्मीद लगता है कि वोट को कलेक्ट करने के लिए या फिर दोबारा सत्ता में आने के लिए हम जो है सब कुछ बेहतर जो है जनता के सामने में नारा देंगे। वो नारा ठीक है, झूठा हो सच्चा वो बात की बात है, लेकिन नारा देंगे। लेकिन हमें लगता है कि भाजपा की सरकार और भाजपा की जो सहयोगी सरकार केंद्र की सरकार सत्ता में बैठी हुई है, उसे लगता है कि मंदिर मस्जिद की बात करके दोबारा हम सत्ता में आ जाएंगे। आम जनता के हितों के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। आखिर इस सरकार ने कहाँ राहत दिया? क्या छात्रों को राहत दिया? उनके पढ़ाई को लेके, उनके रोजगार को लेके बात किया? क्या कपड़ा के मामले में उन्होंने कोई राहत दिया? बुजुर्गों को कोई राहत दिया? कहीं कोई राहत नहीं दिया। वो सरकार कह रही है कि नए नए मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे। भाई नए मेडिकल कॉलेज खुलवाओगे तो क्या जो सब आम परिवार के बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे? नहीं लेंगे। जो लाखों करोड़ों का जो खर्च दे सकते हैं वैसे ही बच्चे जाएंगे। कैप्टन फीस उसमें लोग लेते हैं, लाखों लाख डोनेशन लोग लेता है, क्या इससे लाभ होगा? बुजुर्गों को जो छूट मिलती है ट्रेन में या बाकी जगहों पर, उसने आपकी उसकी कोई चर्चा नहीं की। एक लंबे समय से हमारे बिहार के लोग पेंशन की, पुरानी पेंशन की बात करते आ रहे हैं, उसको टच भी नहीं किया गया है। अरे कहीं ना कहीं कुछ तो आप राहत देते, आपने कुछ राहत नहीं दिया। तो जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार आज तक ठगती चली आ रही है हिंदुस्तान की जनता को, एक बार पुनः इस नए बजट के माध्यम से उसने ठगने का काम किया है। कहीं कोई राहत नहीं है, न जो इनकम टैक्स स्लैब में, न टैक्स पेई लोगों को। आखिर कहीं ना कहीं तो आप दिखाइएगा, नहीं दिखाइएगा कब तक बुर्बक बनाइएगा? कभी ईडी कभी आईडी से प्रताड़ित करके विभक्त को तोड़िएगा और सत्ता में आने की बात सोचिएगा। वो दोनों अब लद गया। तो सुमन जी आप ये मान रहे हैं कि ये बजट में इस बजट के द्वारा फिर दली हुई है। इस बजट में बोलने दीजिए, बिल्कुल। इस बजट में हिंदुस्तान की जनता एक बार पुनः छली हुई महसूस करिए मोदी सरकार से, और इसका खामियाजा जनता तो भुगत ही रही है, फिर भुगतेगी, लेकिन उस सरकार को भुगतना होगा। जी मनीष जी संक्षेप में देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर पिछले 60 साल से चला आ रहा है। वही घिसा पिटा, मेरे साथी को इनको ये भी नहीं पता है कि ये वोट ऑफ अकाउंट्स है, ये इंटरिम बजट है। इसमें आप नई चीजों की घोषणा, जो नया बजट सीतारमन जी ने बोला है कि नया बजट जो है हम लोग जुलाई में पेश करेंगे, इसमें आप पॉलिसी चेंजेस ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और यही कांग्रेस की सरकार सालों से करती आ रही है। 4.5 साल तक वो लोग काम नहीं करते थे, और 6 महीने में जिस समय जो इलेक्शन होता था, उस समय वो लुभावनी जितनी भी चीजें हैं वो डाल करके सोचते थे कि लोग चले जाएंगे। पिछले 10 साल से लोग चले नहीं जा रहे हैं। बस मैं 2-3 चीजों को बोल करके खत्म आते हैं हम आपके पास। दीपक जी बस आप योजनाएं देखिए। हमारे जितने भी मछुआरे भाई हैं उनके लिए मत्स्य संपदा योजना है, एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है। आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, जिसमें 1361 मंडीज को आपस में इंटीग्रेटेड किया है किसान भाइयों के लिए। फिर आप देखें करीब करीब 70,000 जो घर हैं महिलाओं के लिए पीएम आवास योजना के लिए आवंटित किया गया। कहते हैं कुछ हुआ नहीं। 30 करोड़ मुद्रा जो लोन है वो महिलाओं के लिए दिया गया, 30 करोड़। तो जो हमारी साथी कह रही थी गैस के लिए, आप देखिए मुद्रा लोन उनके इनकम को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। फिर आप देखिए 70% जो घर है पीएम आवास योजना में, फिर से वो खास कर जो गृहिणी है जो गांव में रहती है उनके लिए आवंटित किया गया है। योजनाओं की लिस्ट हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एजिया जी कुछ कह रही हैं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया उनके जरूर ले लेते हैं। उज्ज्वला योजना जो फ्लॉप हुआ उसकी बात ये सुनना नहीं चाह रहे, बिल्कुल भी फ्लॉप नहीं हुआ, करना चाहते हैं। लगता है ये जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। आप जाके क्षेत्रों में घूमिए, गांव में घूमिए और महिलाओं से पूछिए कि उनकी क्या व्यथा हुई है, आपका स्टेटमेंट बदल जाएगा। चलिए, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच हमारे साथ अर्थशास्त्री प्रोफेसर हेमराज जी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर हेमराज जी, स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। हेमराज जी, राजनीतिक चश्मे से हम बजट को देख रहे हैं। विपक्ष इससे निराश है, सत्ता पक्ष इस अंतरिम बजट से भी उत्साहित है और ये मानकर चल रहा है कि इस अंतरिम बजट में जहां लोक लुभावन घोषणाएं नहीं है, इसके बावजूद उन्हें जनता मौका देगी पूर्ण बजट पेश करने का। अर्थशास्त्री के तौर पर इस अंतरिम बजट को किस तरह से देखा जाए? क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं
कि भविष्य की हमने जो भारत की संकल्पना की है उसे साकार करने की दिशा में हम नियमित आगे बढ़ रहे हैं, उसकी झलक आप देख पा रहे हैं क्या? देखिए, जो बजट है निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि किसानों के फायदे के लिए है, युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ है जी। और जो देश के अंदर जो महिला सम्मान की बात है और किसानों की बात है, शिक्षा की बात है, सभी क्षेत्रों में इसके लिए एक नए आयाम पैदा होंगे, अवसर मिल रहे हैं। ये तो अंतरिम बजट है जी। और हमारे वित्त मंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि ये अंतरिम बजट है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर अपनी बातें रखी और इसको अंतरिम बजट बताया। जुलाई में फिर अगला बजट पेश होगा, उसमें जो सारी चीज़ें हैं उसको रखा जाएगा। लेकिन इस बजट के बाद हमें पूरी आशा और विश्वास है कि जो 10 विकसित जो देश हैं, जो आर्थिक रूप से समृद्ध देश हैं, उन देशों की सूची में भारत जो है आएगा आगे आने वाले दिनों में, और इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। तो देश के अंदर तो तरह तरह के राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कितना भी अच्छा बजट क्यों न बना, तो इसकी आलोचना करेगी। लेकिन दरअसल ये जनता के हित में है, किसानों के हित में है, युवाओं बेरोजगारों के हित में है, सबके हित में है। इस पर कहीं कोई टिप्पणी की आवश्यकता लेकिन नहीं हेमराज है। जी, जनता जो है वो हित में तभी माने ना जब उनकी जेब में 2 पैसे बचे या 2 पैसे की अतिरिक्त आमदनी हो। वो कहां दिख रहा है? देखिए, इसमें तो कई बातें लाई गई है जी। जैसे लगभग 1 करोड़ परिवार को जो ये इसको क्या कहते हैं कि सोलर बिजली सोलर बिजली 300 यूनिट जो है फ्री देने की बात हुई है। 200 परिवार को जो है आवास देने की बात हुई है और जो कई इस तरह की जो योजनाएं हैं उसको जो है इसमें लाया गया है। तो निश्चित रूप से इससे तो लाभान्वित देश की जनता ही होगी, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चलिए एक बार फिर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के पास चलते हैं। एजिया जी से शुरू करते हैं। एजिया जी, हमारे साथ अर्थशास्त्री प्रोफेसर हेमराज हैं। वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट नहीं, लेकिन जो योजनाएं लाई जा रही है, जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, उससे आमदनी भी बढ़ेगी और खर्च भी घटेगा। इस तरह से बातें सामने आ रही है, कैसे कहेंगी, कैसे देखेंगी? देखिए, अगर इस तरह की ये बातें जो कर रहे हैं, ये घुमाने वाली जलेबी जिसे बोलते हैं ना, वो उस तरह की बातें हैं। जब तक सिटीजन्स को डायरेक्ट लाभ नहीं मिलेगा, कुछ तो वो लोग को डायरेक्ट लाभ मिलना चाहिए, रोजगार मिले, डायरेक्ट मंथ के एंड में सैलरी मिलेगी। जब तक वो लोग का बेसिक नीड्स आप पूरा नहीं करेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है इंटरिम बजट है, आपका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल एंड इस पे होगा जो कि दिखता हो, इस पे आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? जो बेरोजगार युवा हैं उनको आप डेवलप नहीं कीजिएगा तो वो तो भटकेंगे। आप बजरंग दल में मोटरसाइकिल चलाने के लिए तो युवा को नहीं छोड़ेंगे, हिंदू पुत्र में मोटरसाइकिल रैली निकालने के लिए तो नहीं छोड़ेंगे, उनको 9 to 5 की जॉब दीजिए। इस तरह की क्या आप यूथ से पूछ लीजिए, क्या इस तरह का कुछ उनको भरोसा है? प्राइस आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। आप डायरेक्ट बोलते हैं मैं लाभ नहीं दूंगा, जिस तरह की योजनाएं हैं उससे लाभ होगा, अब प्राइस आपसे कंट्रोल होगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट आप देंगे नहीं, तो डायरेक्ट लाभ क्या होगा? उज्ज्वला योजना जैसी आप योजनाएं बनाएंगे जो एक टेम्परेरी फायदा दे, उसके बाद उसके कुछ फायदा ही नहीं हो, तो इस तरह की योजना से काम नहीं चलने वाला है। हमारा देश गरीब है। आप तो कृषि बिल जैसा बिल लाने की सोचते हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि टेम्पररी लाभ देने से काम नहीं चलेगा, और ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि कुछ लाभ ऐसे हों जो तुरंत नजर आए, तुरंत दिखने लगे, तो उसके भी तो टेम्पररी होने की संभावना है। उज्ज्वला योजना की मैं बात कर रही हूँ। बड़े भरोसे के साथ महिलाएं उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर ली थी, क्या हुआ? महीना भर में उनका सपना टूट गया। मैं इसे कह रही हूँ टेम्पररी लाभ, जो वोट लेने के लिए ये छोटा मोटा जो ये लोग मुद्दे और बातें करते हैं, चुनाव खत्म, वो योजनाएं खत्म, इससे नहीं होगा। जनधन योजना वाला देखिए कितने के खाते में पैसे गए, सही आंकड़े का आप पता लगाइए, निराशा होगी। मनीष जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर सुमन जी भी हमला बोलने के लिए तैयार बैठे हैं अपने तरकश में तीर संभाल के। देखिए, कोई भी देश का जो प्रगति होता है, किसी भी समाज का प्रगति, वो नीतियों के तहत होता है। नीतियां जो है वो शॉर्ट टर्म होती है और लॉन्ग टर्म होती है। जो शॉर्ट टर्म नीतियां होती हैं उसका लाभ
इमीडिएट मिलता है लोगों को। और अगर आप इस बजट में देखें, जबकि ये पूर्ण बजट नहीं है, तब भी इसमें जो है नीतियों का लाभ डायरेक्ट लोगों को मिला है। और ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। आप देखिए केपेक्स, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, उसमें 11.11% की वृद्धि हुई है। अगर आप उसको करोड़ में देखें तो कुछ लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। क्या बिहार में अगर सड़कें बनती हैं तो क्या उसका लाभ गरीब जनता को नहीं मिलता है? मिलता है या नहीं मिलता? आप बताएं, मेरे साथी भी बताएं। क्या बिहार में पुल बनता है तो उसका लाभ क्या हमारे साथियों को नहीं मिलता है, गरीब जनता को नहीं मिलता है? आप देखिए, मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा। जो हमारे अमृतकाल की नीति है, हाँ जी, जो हमारे अमृतकाल की नीति है, उसमें अभी हमारी वित्त मंत्री ने बोला है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांतों पर होगा। और प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अवसरों की कोई कमी नहीं है। आप देखिए, पिछले 10 वर्षों में जन केंद्रित विकास को बहुत बढ़ावा दिया लेकिन गया। कुछ चीजों को मैं बताना चाहूंगा मनीष जी। हाँ। ये रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के लिए कितना वेट करना पड़ेगा, ये भी तो है ना। आप 10 साल की योजना लेकर चल रहे हैं और जो बुजुर्ग हैं वो 10 साल बाद होंगे कि नहीं उस योजना का लाभ लेने के लिए। आप 50 साल और 100 साल की योजना लेकर चल रहे हैं, आज के युवा तब होंगे कि नहीं, और जब जवानी ही खत्म हो जाएगी तो फिर इसमें मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। पिछले 10 साल में अगर आप कर देखें तो कर दुगना हो गया। और कर जब आता है सरकार के पास तो किस पे खर्च होता है? तो देखिए, आर्थिक नीतियों का ज्ञान होना चाहिए। ये पिटी पिटाई बातों पे ये बात करना सही बात नहीं है। अगर आप डिटेलिंग में जाएंगे, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें, इतनी खराब स्थिति होते हुए भी कोविड के समय में आप कुछ पिछले सारे दुनिया के आप देशों को देखें, उनका जो घरेलू सकल उत्पाद है वो 2%, 3% से अमेरिका बढ़ रहा है। हम कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं? 7% से बढ़ रहे हैं। तो ये 7% आपकी सैलरी है। अगर मैं कॉमन जनता को समझाऊं तो हमारी देश की सैलरी 7 से 8% से हर साल बढ़ रही है। तो क्या उसका असर नहीं पड़ता है? जब कोविड आया तो हमारा देश है, और यही एजेंट कह रहे थे कि जो देश की सैलरी बढ़ रही है, आप जो अलंकार का उपयोग कर रहे हैं, तो देश चलाने वाले उस सैलरी को घर वालों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, वो अपनी ही जेब में रख ले रहे हैं या फिर कुछ उसका दूसरा उपयोग कर ले रहे हैं। बिल्कुल असहमत हूं, क्योंकि देखिए 10,000 से कम मिल रहा है। आप और नीचे आइए, 30% का जो बिहार की पॉपुलेशन है उसको लेस देन 4,000 मिल रहा है। तो वो उनको फायदा क्या हो रहा है? आप रेल बना दे, बुलेट ट्रेन बना दे, कुछ बना दे, उनके पास पैसे रहेंगे तब तो टिकट लेके उस पे जाएंगे ना। 4,000 में वो परिवार जाएंगे कि वो पर्यटन में घूमने के लिए जाएंगे। चलिए, पर्यटन की मैं चर्चा कर दी, तो बिहार में पर्यटन पे क्या फंड एलोकेशन हो रहा है? इतने सारे हमारे बिहार में भी है, मंदिर है, तीर्थ स्थान है, टूरिस्ट स्पॉट्स है, उस पे क्या किया जा रहा है? ये कौन बोल रही है? ये कौन बोल रही है जो जिन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया? जो पिछले 2 साल उसके पीछे से बिहार की पर्यटन की बात कर रही है। पिछले 26 जिस सरकार ने पर्यटन की कोई बात नहीं हुई,